हेलो बच्चा लोगों, तो कैसे हो आप लोग। तो देखो, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी क्वांटम नंबर की, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में कहाँ मिल सकता है। वो सब हमें कहाँ से पता चलता है? क्वांटम नंबर से, जिसके अंदर हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इन सब की बातें अच्छे से कर ली थी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप की। हमने क्या बोला था कि ऑर्बिटल होता क्या है? ऐसा एरिया न्यूक्लियस के पास में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, वो क्या होता है? ऑर्बिटल। अब देखो, क्या इन ऑर्बिटल की एक जैसी शेप होती है? क्या वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जैसी मिलती है, या उनकी अलग अलग शेप भी हो सकती है? ठीक है, तो आज हम सिंपली बात करने वाले हैं शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, कि एटॉमिक ऑर्बिटल की किस किस तरह की शेप होती है। ठीक है, हमने कितने तरह के ऑर्बिटल पढ़े? 4 तरह के, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, अब देखो, जो एस ऑर्बिटल होते हैं उसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। स्फेरिकल, गोले जैसी उसकी शेप होती है, गोले जैसी उसकी शेप होती है, बॉल जैसी उसकी शेप होती है। ठीक है, जो पी ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप कैसी होती है? डम्बल। डंबल समझते हो ना, जो हम जिम में डंबल वगैरह उठाते हैं, उस तरह की शेप होती है। अब देखो, पी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 पी के ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और उन तीनों पी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन अलग अलग होती है, जैसा कि हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, पी सब शेल के अंदर 3 पी ऑर्बिटल होते हैं। उन तीनों पी ऑर्बिटल की शेप तो एक जैसी होती है, बट हाँ, उनकी डायरेक्शन, ओरिएंटेशन अलग अलग होती है। ओरिएंटेशन 3 डायरेक्शन में हो सकती है। एक तो एक्स डायरेक्शन में हो सकती है, एक वाई डायरेक्शन में हो सकती है, और एक जेड डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, ये जो लोब्स हैं, एक ये जो गोला गोला था ना, इसको बोलते हैं लोब। तो हर एक पी ऑर्बिटल में कितनी लोब होती हैं? 2 होती हैं। और ये पॉजिटिव नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जनरली वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वेव के अंदर 2 साइन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जस्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी ऑर्बिटल की कैसी शेप होती है? डंबल। जो पी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है न्यूक्लियस के पास, वो कैसी होती है? डंबल शेप की होती है। ठीक है बच्चों, और ना जितने भी ये तीनों पी ऑर्बिटल होते हैं, ये तीनों पी ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं, सेम शेप के होते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब सिमिलरली डी ऑर्बिटल्स की अगर बात करें, तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी शेप कैसी होती है? डबल डंबल शेप होती है। मतलब मैक्सिमम की कैसी शेप होती है? डबल डंबल, जिसे क्लोवर लीफ शेप भी बोल देते हैं। क्लोवर लीफ शेप मतलब कि 4 लीफ वाली जो पत्तियाँ होती हैं ना, कुछ उस तरह की शेप होती है। कितने तरह के पॉसिबल हैं? एक एक डी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी के 5। तो कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स वाई जो डी ऑर्बिटल होता है, उसकी शेप कुछ ऐसी सी होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, यानी कि एक्सिस के बीच में होते हैं लोब्स। ठीक है, सिमिलरली डी वाई जेड की होती है, डी वाई जेड के लॉन्ग होती है। सिमिलरली डी एक्स जेड की होती है शेप। ठीक है, इन बिटवीन द एक्सिस की, एक्सिस के बीच में लॉब्स होती हैं। जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, उसका क्या रहता है? उसकी जो शेप होती है, उसकी शेप कैसी होती है? बता भी, क्लोवर लीफ जैसी शेप होती है। बट जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, जो लोब्स है, ये अलोंग द एक्सिस रहती है, कि एक्स एक्सिस पे रहेगी, वाई एक्सिस पे रहेगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, और जो डी जेड स्क्वायर होता है, इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप कैसी होती है कि इसके अंदर 2 लोब्स होते हैं और बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की होती है, इसकी वाला स्फीयर होता है एक्स वाई के अलोंग होता है, और ये जो 2 लोब्स हैं अलोंग जेड एक्सिस के होती हैं। ठीक है, तो टोटल 5 तरह के डी ऑर्बिटल होते हैं, और इन सब की एनर्जी एक जैसी होती है, तो इसलिए इन ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल की ना थोड़ी कम्प्लेक्स शेप होती है, कि उसके अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं, तो वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एफ ऑर्बिटल की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, कि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं, वो भी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं नोड्स या नोडल प्लेन की। तो देखो, क्या होता है कि ना, ऑर्बिटल क्या है? सिंपली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ना, ऑर्बिटल के अंदर कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0, कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता। तो ऐसी जगह ऑर्बिटल में जहाँ भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी 0 होती है, उसको क्या बोलते हैं? नोड्स या नोडल प्लेन। अगर वो प्लेन में होगी तो उसे बोलेंगे नोडल प्लेन, अगर वो सिंपल एरिया होगा तो उसे बोलेंगे नोड्स। दोस एरिया ऑफ प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0 और कॉल्ड नोड्स और नोडल प्लेन्स। ठीक है, एक्सेप्ट न्यूक्लियस एंड इन्फिनिटी। तुम्हें मालूम होगा कि इन्फिनिटी मतलब, मान लो कि एटम से बहुत ज़्यादा बाहर चले जाओ, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और न्यूक्लियस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो न्यूक्लियस और इन्फिनिटी के अलावा जो भी ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना मिले, उसे क्या बोलते हैं? नोड्स। ठीक है, तो नोड्स कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके के, एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स, या स्फेरिकल नोड्स भी बोल देते हैं जिसे। एंगुलर नोड्स किसकी वजह से होता है? ड्यू टू शेप ऑफ ऑर्बिटल की उस ऑर्बिटल की शेप कैसी है। ठीक है, उस पर डिपेंड करते हैं एंगुलर नोड्स। और ये रेडियल और स्फेरिकल नोड्स किस पे डिपेंड करते हैं? ऑर्बिटल का साइज़ कितना है। तो एंगुलर नोड्स को किस तरह से निकालते हैं? एल से। जो भी उस ऑर्बिटल का एल होगा ना, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, वही हमारा क्या होगा?
एंगुलर नोड होगा उतने कितने होंगे हमारे एंगुलर नोड। अभी ज़रा एग्जांपल करेंगे तुम्हें समझ आएगा। और रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड कैसे निकालते हैं, n-l-1। n क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या एजीमुथल क्वांटम नंबर, और -1 कर दो, ठीक है। अब टोटल नोड तुम्हें निकालनी हो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, तो कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, n-l-1 प्लस l, l से l कट गया, तुम्हारे पास टोटल नोड्स किसी भी ऑर्बिटल में कितने आ जाएंगे, n-1। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। देखो जैसे मान लो 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, 2px ऑर्बिटल है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर नोड्स कितने होंगे, टोटल नोड कितने होंगे, n-1। n कितना इसके अंदर 1 है, तो टोटल नोड कितने होंगे 0। तो 1s ऑर्बिटल में कैसा भी नोड नहीं होता। अब देखो 2s ऑर्बिटल में कितने नोड होंगे n-1, 2-1 कितने नोड 1। अभी देख लो 1 जो नोड है ये एंगुलर है स्फेरिकल है, जरा चेक कर लेते हैं। एंगुलर नोड निकाल लो, एंगुलर नोड कितना हो जाएगा l कितना है इधर 0, तो एंगुलर नोड कितने हो गए 0। रेडियल नोड निकाल लो n-l-1, n कितना है 2, l कितना है 0, और -1 करो तो रेडियल नोड कितने आ जाएंगे 1। तो 2s ऑर्बिटल में कौन सा नोड है, रेडियल नोड है। टोटल नोड कितने होते हैं 2s ऑर्बिटल में, एक होता है, और वो कौन सा है, रेडियल नोड, ठीक है। वो रेडियल नोड मालूम है कैसा होता है, जैसे मान लो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 2s ऑर्बिटल की बात करें, न्यूक्लियस के पास ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, बट जैसे न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जाते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में कम हो जाती है, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, रेडियल नोड, वही हमारा क्या होता है, स्फेरिकल नोड। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से आ सकती है, मतलब मान लो जैसे ये इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कुछ इस तरह से, ठीक है बच्चों। आई होप तुम्हें आइडिया लग रहा होगा। अब 2px ऑर्बिटल में देख लो कितने नोड होंगे, n-1 करा, कितने नोड 1। एंगुलर होगा रेडियल ए चेक कर लेते हैं, एंगुलर होगा या रेडियल ए चेक कर लेते हैं। एंगुलर कैसे निकालेंगे, l कितना है 1, तो एंगुलर नोड कितने हो गए 1, और रेडियल नोड कितने हो जाएंगे n-l-1, 2-1 0। तो इसके अंदर 2px ऑर्बिटल में एक ही नोड होगा, वो कौन था, वो एंगुलर, जो किसकी वजह से होगा, शेप की वजह से। तो देखो px ऑर्बिटल के अंदर कितने नोड होंगे, एक। बीच में जो एरिया है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी। मान लो px ऑर्बिटल ऐसे पड़ा है, और हम इसे ऐसे कट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी, तो उसे क्या बोलेंगे, नोड। तो px ऑर्बिटल में नोड जो होगा किसके लॉन्ग होगा, yz प्लेन के लॉन्ग होगा, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्लॉट्स ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन की, ठीक है। जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है जाई, इसका प्लॉट आर के साथ कैसे बनता है। आर क्या हमारा डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, कि अगर मतलब मान लो कि अगर हम न्यूक्लियस से अगर हम दूर जाते जाएँ तो जो जाई है, जो ऑर्बिटल है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या घटेगी बढ़ेगी। तो देखो पहले 1s ऑर्बिटल के लिए बात कर लेते हैं। तो देखो 1s ऑर्बिटल का क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना न्यूक्लियस के पास जो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। देखो जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है ना एटॉमिक ऑर्बिटल को, NLM को। जाई किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल को, है ना। तो ठीक है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। जब न्यूक्लियस से बहुत दूर चले गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाई बिल्कुल कम हो गया, ठीक है। सिमिलरली 2s ऑर्बिटल में क्या होगा, हमने देखा था कि पहले तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, फिर नहीं होती, एक नोड होता है, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, कुछ इस तरह से। तो जैसे जैसे जब तक न्यूक्लियस के पास थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस से, बढ़ता जाएगा, तो ये क्या करेगा, कट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड को, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेव के साइन है सिंपली, ठीक है। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो एक टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर वो एटॉमिक ऑर्बिटल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, फिर एक टाइम पे आके फिर बढ़ने लगेगा और फिर घटने लगेगा। जैसे मान लो न्यूक्लियस के पास थे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती, दूर जाते गए कम होती गई, एक टाइम पे बिल्कुल कम हो गई। अब जैसे ही और आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर मिलती जाएगी, फिर आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी, कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना, डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं सब बातों को हमने एक्सप्लेन करा है। अब बात कर लेते हैं आर वर्सेस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जाई स्क्वायर, ठीक है। जाई स्क्वायर और आर के बीच में प्लॉट कैसा आएगा, आर क्या है, वही है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। जाई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसी भी पॉइंट पे। तो जैसे हम न्यूक्लियस के पास थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, न्यूक्लियस से दूर जाते गए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती गई। सिमिलरली इसके अंदर क्या होगा, 2s ऑर्बिटल के अंदर सिमिलरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले कम होगी, फिर बढ़ेगी फिर कम होगी, और ये कर रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड को, ठीक है बच्चों। इसके अंदर जाई स्क्वायर में सिंपली क्या हो गया, ये इधर तो नेगेटिव वाला पार्ट था, बट जैसे स्क्वायर कर दिया तो ये पार्ट पॉजिटिव बन गया, ऊपर पहुंच गया, कुछ इस तरह से सिंपली इसका ग्राफ आया। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखो एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम बात करेंगे साइज़ ऑफ ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा तो सबशेल या ऑर्बिटल का साइज़ भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि 1s ऑर्बिटल का साइज़ कम होगा, उससे ज़्यादा साइज़ 2s ऑर्बिटल का होगा, उससे ज़्यादा 3s ऑर्बिटल का, उससे ज़्यादा 4s ऑर्बिटल का। सिमिलरली p के लिए
यानी कि अगर शेल एक पहली शेल होगी तो उसके अंदर एस छोटा होगा, दूसरी शेल होगी उसके अंदर बड़ा होगा, तीसरी शेल होगी उसके अंदर एस बड़ा होगा, कुछ इस तरह से। दूसरी शेल होगी उसके अंदर पी छोटा, उससे अगली शेल होगी उसके अंदर पी और बड़ा होगा, उससे अगली शेल होगी फोर्थ शेल उसके अंदर पी और बड़ा होगा, कुछ इस तरह से। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करता है तुम्हारा बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। अब बात कर लेते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल की। इसके अंदर दो केस आने वाले हैं। एक ऐसा केस, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रहेगी, यानी कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज़ है, जैसे हीलियम प्लस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बेरिलियम 2 प्लस हो गया, उसके अंदर एनर्जी ऑर्बिटल की क्या लेने वाली है, पहले वो वाला केस देखते हैं। तो देखो उस केस में ना जो तुम्हारा एनर्जी रहती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पे डिपेंड करती है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ की अगर ऑर्बिटल की एनर्जी की बात करें तो क्या रहता है, 1s की सबसे कम रहेगी, उससे ज़्यादा 2s की, 2s और 2p की बराबर रहेगी, उससे ज़्यादा थर्ड शेल की जिसके अंदर 3s 3p 3d की बराबर रहेगी, उससे ज़्यादा 4 शेल वाले सब शेल ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, 4s 4p 4d 4f की एनर्जी बराबर रहेगी। कुछ इस तरह से रहता है कि उसके अंदर ऑर्बिटल डीजनरेट रहते हैं, ठीक है। जो इसके अंदर एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ किस पे करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पे। जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा एनर्जी बढ़ती जाएगी। एल से कोई मतलब नहीं है, यानी कि सब शेल वगैरह से कोई मतलब नहीं है, ऑर्बिटल से कोई मतलब नहीं है। अब बात कर लेते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ की। जैसे मान लो बेरिलियम हो गया, कार्बन होगा, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनकी जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ऐसी केसेस में एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या एनर्जी ऑफ सबशेल किस पे डिपेंड करती है, एन पे भी एल पे भी, यानी कि सबशेल की वैल्यू पे भी, साथ साथ तुम्हारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे भी, एन एल दोनों पे डिपेंड करती है। यानी कि उन स्पीसीज़ के अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे एल और एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो हमारी एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे सबसे कम होती है 1s की, उससे ज़्यादा 2s की, उससे ज़्यादा 2p की, उससे ज़्यादा 3s की, उससे ज़्यादा 3p की, उससे ज़्यादा 4s की, उससे ज़्यादा 3d की, उससे ज़्यादा 4p की। कुछ इस तरह से एनर्जी बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे एन एल की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के अंदर एन और एल दोनों पे एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसका रीज़न क्या है कि देखो सिंपली जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, अट्रैक्शन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगी बढ़िया। सिर्फ इसी वजह से जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है, एनर्जी ऑफ सबशेल है, वो सिर्फ और सिर्फ एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। यानी कि पहली शेल में, यानी कि पहली शेल की जो एनर्जी होगी वो बाकी सब शेल की एनर्जी होगी, दूसरी शेल की जो एनर्जी होगी वही एनर्जी किसकी होगी, जो सेकेंड शेल में सब शेल प्रेजेंट है। थर्ड शेल की जो एनर्जी होगी वो बाकी सब थर्ड सब शेल की भी एनर्जी होगी, जितने भी थर्ड शेल के अंदर जितनी भी सब शेल आती हैं उनकी एनर्जी होगी कुछ इस तरह से। तो जो 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होती है, इसकी वजह से जो एनर्जी है एन पे डिपेंड करती है। अब बात कर लेते हैं जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उसके अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, बहुत बढ़िया, बट साथ ही साथ रिपल्शन होती है आपस में इलेक्ट्रॉन के बीच में। मान लो जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्शन होगी ना। तो उन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन की वजह से क्या होता है, एनर्जी में स्प्लिटिंग हो जाती है। जैसे समझो कि मान लो पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो भी आपस में रिपेल कर रहे होंगे, दूसरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन थे, वो भी आपस में रिपेल कर रहे होंगे। तो रिपल्शन की वजह से ना जो सब शेल की एनर्जी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ की एनर्जी एन और एल दोनों पे डिपेंड करती है बच्चों, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होती हैं, इस वजह से अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। अब बात कर लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। अब देखो ये क्या चीज़ है, मान लो जैसे कोई भी एटम है, उसके अंदर एक शेल, उस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हुआ, न्यूक्लियस ने क्या करा, अपना न्यूक्लियर चार्ज लगाया, पॉजिटिव चार्ज लगाया, तो इन्होंने बढ़िया एक्सपीरियंस करा। जैसे मान लो इस न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन थे, तो इसने 10 पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करके रखा, तो पूरा अट्रैक्टिव रहा, बढ़िया रहा, ठीक है। तो इसको इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को बढ़िया न्यूक्लियर चार्ज मिला। अब बात कर लेते हैं, मान लो कोई हैवियर एलिमेंट है जिसके अंदर बहुत सारी शेल है। अब जो लास्ट शेल है ना, इसके पास न्यूक्लियर चार्ज पूरा नहीं पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन है ना, ये बीच में अटकेंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज पूरा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मान लो बीच में बैठे हुए हैं तो अटकेंगे, शील्डिंग करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज को लास्ट तक पहुंचने से रोकेंगे। तो इस वजह से मान लो जैसे इस पर 20 प्रोटॉन थे, तो 20 का इसे न्यूक्लियर चार्ज लगाना चाहिए था लास्ट इलेक्ट्रॉन तक, बट 20 का नहीं लगता, 16 का लगा, मान लो 15 का लगा, क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन थे, कोर इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने क्या करा, शील्डिंग करी, जिसकी वजह से लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को पूरा न्यूक्लियर चार्ज नहीं मिला। तो क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कि न्यूक्लियर चार्ज मिलना तो 20 चाहिए था, बट कुछ कम मिला। जो भी नेट न्यूक्लियर चार्ज लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो डेफिनेशन देखो तुम्हें और समझ आएगा। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन डू नॉट एक्सपीरियंस द फुल न्यूक्लियर चार्ज, या फिर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इट इज़ ड्यू टू शील्डिंग बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, it is due to shielding by inner shell electron. The net positive charge या nuclear charge experienced by outer shell electrons are called effective nuclear charge या Z effective, ठीक है, ठीक है। ए और बी मान लो 2 एटम है, इन दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो बी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा होगा, ए का, क्यों,
क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज पूरा पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे पहुंच रहा है और इसका पूरा का पूरा नहीं पहुंच रहा, थोड़ा कम होके पहुंच रहा है। तो इसलिए जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा होगा बच्चों? ए का ज़्यादा होगा, बी का कम होगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, तो कैसा भी डाउट होता है आप लोग प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।